हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको थ्री बॉडी प्रॉब्लम सीरीज, उसकी थ्योरीज और कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाऊंगी। तो बिना किसी देरी के आइए चलते हैं अपनी सीरीज की तरफ। थ्री बॉडी प्रॉब्लम सीरीज 2024 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया है डायरेक्ट संघ ने और IMDb पर इसे 7.8 की रेटिंग्स मिली है। ये सीरीज एक थ्री बॉडी प्रॉब्लम नाम की नोवेल पर बेस्ड है, जिसे लिखा है लियू सिशिन ने। इस सीरीज को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे मैं आपको पूरी सीरीज अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। पार्ट 1 में मैं पहले के 4 एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी और पार्ट 2 में बाकी के 4। सीरीज के पार्ट 1 में सीरीज 2 टाइमलाइन में चलती है, पास्ट और प्रेजेंट, जो मैं आपको बताती रहूंगी और आप खुद भी समझ जाएंगे। तो आइए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। सीरीज की शुरुआत 1966 चाइना की एक यूनिवर्सिटी से होती है, जहाँ कल्चर रिवॉल्यूशन का दौर चल रहा है। जिन्हें कल्चर रिवॉल्यूशन नहीं पता, तो इस टाइम पर माओ की पॉलिटिकल पार्टी का पूरे चाइना पर कंट्रोल था। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे, यूथ को रेड गार्ड बना दिया गया था, जो बहुत वायलेंट हुआ करते थे, और पार्टी के खिलाफ जो भी जाता था उसे सजा मिलती थी। चाइना यूनिवर्सिटी की स्टेज पर एक फिजिक्स प्रोफेसर ये जेडाई को विरोधी कहा जाता है, क्योंकि वे रिलेटिविटी और बिग बैंग थ्योरी पर लेक्चर दिया करते थे। क्रांतिकारियों के डर से उनकी वाइफ भी उनके खिलाफ हो जाती है और उनकी थ्योरीज को गलत कहती है, लेकिन जेडाई अपनी पढ़ाई हुई थ्योरी को सही बताते हैं, जिसे रेड गार्डों ने बुरी तरह पीटते हैं और वे वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। जेटाई की बेटी वेंजी ये सब भीड़ से देख रही होती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती, पर ये इंसिडेंट उसके मन में एक गहरा निशान छोड़ देता है। सीन स्विच होता है और हम प्रेजेंट 2024 लंदन में डिटेक्टिव क्लेरेंस डीसी को देखते हैं, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसी के सीनियर ऑफिशियल थॉमस वेड के लिए काम करता है। दाशी एक साइंटिस्ट के घर पर है जिसने सुसाइड कर लिया है। की दीवारों पर काउंटडाउन और आई स्टिल सी इट लिखा होता है। इस सीन से हमें पता चलता है कि ये कोई पहला साइंटिस्ट नहीं है। पिछले 2 महीनों में कई साइंटिस्ट इसी रहस्यमय तरीके से सुसाइड कर चुके हैं और दासी इन केसेस पर काम कर रहा है। आगे हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर वेरा ये और सोल को देखते हैं, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनका पार्टिकल एक्सेलरेटर प्रोजेक्ट बंद हो चुका है, क्योंकि उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो रहे थे, जिससे पिछले 50 सालों की फिजिक्स की सभी थ्योरीज गलत साबित होती हैं। और इसलिए सोल ये तक कहता है कि साइंस खत्म हो चुकी है। जाते वक्त वेरा सोल से पूछती है कि क्या वो भगवान पर बिलीव करता है, जिस पर सोल ना कहता है। देन हम वेरा को सुसाइड करते हुए देखते हैं। जिन और ओगी एक बार में बैठी होती है, जहाँ जिन ओगी को पार्टिकल एक्सेलरेटर प्रोजेक्ट बंद होने के बारे में बताती है। जिन एक कॉलेज में फिजिक्स की सीनियर रिसर्चर है और ओगी अपनी नैनो फाइबर कंपनी चलाती है। ओगी ऐसी नैनो फाइबर बनाती है जो बाल से भी 3000 गुना ज्यादा पतले हैं और इतने शार्प हैं कि वो डायमंड को भी काट सकते हैं। जिन सोल का कॉल आने पर बाहर चली जाती है और अचानक ओगी को काउंटडाउन दिखने लगता है। जिन वापस आकर ओगी को बताती है कि वेरा ने सुसाइड कर लिया है। नेक्स्ट हम जैक और विल को देखते हैं, जो वेरा के फ्यूनरल में आए हैं। जैक स्नैक कंपनी का मालिक है और विल एक फिजिक्स टीचर है जो जिन को लाइक करता है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि सोल, जिन, ओगी, विल और जैक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़ते थे और बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और वेरा यूनिवर्सिटी में इनकी प्रोफेसर हुआ करती थी। जिन अपने बॉयफ्रेंड पृथ्वीराज के साथ फ्यूनरल में आती है और ओगी से उसके काउंटडाउन के बारे में पूछती है, जिस पर ओगी कहती है कि डॉक्टर्स भी इस बारे में कुछ नहीं बता पा रहे। वेरा एक साइंटिस्ट थी जिसने सुसाइड कर लिया है, इसलिए ये केस भी दाशी के पास जाता है। दाशी फ्यूनरल में सब पर नजर रखता है और उसे एक ओल्ड मैन माइकल इवांस पर शक होता है। वो उसे फॉलो करता है, बट माइक हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल जाता है। हम 5 दोस्तों को क्लब में देखते हैं और इस सीन से हमें हिंट मिलता है कि सोल ओगी का एक्स बॉयफ्रेंड है। देन ओगी बाहर आकर सिगरेट जलाने की कोशिश कर रही होती है और तभी वहाँ एक लड़की आती है और लाइटर से सिगरेट जला देती है। वो ओगी से कहती है कि अगर ओगी अपना काम बंद कर देगी तो काउंटडाउन भी बंद हो जाएगा। आगे वो लड़की कहती है कि कल आधी रात को ओगी आसमान की तरफ देखे, उसे यूनिवर्स ब्लिंक करते हुए दिखेगा। उसे एक कोड क्रैकर टॉय देती है और वहां से चली जाती है। सीन पास्ट में स्विच करता है, जहां हम 1967 चाइना में वेंजी को फॉरेस्ट में काम करते हुए देखते हैं। वहां एक न्यूज पब्लिशर बाय मुलिन आता है, जो वेंजी से कहता है कि वो न्यूज के बिहाफ पर नहीं आया है। वो उससे कैजुअली बात करता है और छिपा कर एक साइलेंट स्प्रिंग नाम की बुक देता है और कहता है कि इस बुक में ये लिखा है, अगर हम इस दुनिया को इसी तरह बर्बाद करते रहे तो क्या होगा, क्योंकि कल्चरल रिवॉल्यूशन के टाइम पर ऐसी बुक पढ़ना विद्रोह माना जाता था। वेंजी बुक की एक लाइन पढ़ती है जो होती है, इन नेचर नथिंग एग्जिस्ट अलोन। वेंजी और बाय मुलिन क्लोज आने लगते हैं और हम वेंजी को जमीन पर बीज डालते हुए देखते हैं, जिससे काटे गए पेड़ों की जगह नए पेड़ आ जाए। देन बुक कैंप के कमांडर के हाथ लग जाती है और वेंजी को जेल में डाल दिया जाता है। इस सीन से हमें हिंट मिलता है कि बाय मुलिन ने खुद को बचाने के लिए वेंजी को फंसाया था, लेकिन वेंजी चुप रहती है। जेल में एक लेडी वेंजी से मिलने आती है, जो उससे कहती है कि वो पब्लिक कोर्ट से आई है और अगर
वेंजी उसके पेपर्स पर साइन कर देगी जिस पर उसकी मदर भी साइन कर चुकी हैं तो उसे छोड़ दिया जाएगा। पेपर्स में वेंजी के पिता के खिलाफ गलत बातें लिखी होती हैं कि वो देशद्रोही थे और उनकी पढ़ाई हुई थ्योरीज गलत थी, इसलिए वेंजी पेपर्स पर साइन करने से मना कर देती है। आगे हम वेंजी को एक सीक्रेट मिलिट्री बेस में देखते हैं जिनके ऑफिसर्स ने वेंजी के साइंस आर्टिकल से इम्प्रेस होकर उसे रिक्रूट किया है। देन वेंजी देखती है कि ट्रांसमिशन शुरू होते ही बड़े एंटीना डिश की फ्रीक्वेंसी से सारे पक्षी मरने लगते हैं और ऑफिसर्स वेंजी को उनका सीक्रेट बताते हैं। रेड कोस्ट प्रोजेक्ट में पृथ्वी के बाहर एलियंस को ढूंढने के लिए मैसेज भेजे जाते हैं और इसलिए एंटीना डिश की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि उससे सभी बर्ड्स मरने लगते हैं। सीन प्रेजेंट में स्विच होता है जहाँ वेरा की माँ जिन को एक VR गेम हेडसेट देती है और कहती है कि वेरा मरने से पहले उसी गेम को खेला करती थी। वेरा के घर में हम एक फोटो देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि वेरा की माँ ही वेंजी है। दाशी थॉमस वेड को माइकल इवांस की डिटेल बताता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी का मालिक है जो उसे उसके पिता के मरने के बाद विरासत में मिली है। ओगी और सोल आधी रात होने का इंतजार कर रहे हैं। ओगी सोल को उस लड़की के बारे में बताती है और उसका दिया हुआ टॉय देती है। आधी रात होते ही सभी सितारे एक साथ झपकने लगते हैं और सब आसमान की तरफ हैरानी से देखते हैं। सोल ओगी से कहता है कि ये सितारे कोड में झपक रहे हैं और उसके कोड क्रैकर टॉय को यूज करके कोड नंबर्स बताता है जो बिल्कुल वही नंबर्स होते हैं जो ओगी के काउंटडाउन नंबर्स हैं। ये देखकर ओगी डर जाती है और उसे उस लड़की की बात पर भरोसा हो जाता है। देन पहला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम सोल को वेंजी के घर देखते हैं। वेंजी उसे तारे झपकने के बारे में पूछती है जिस पर सोल कहता है कि ये सब एक छलावा था क्योंकि सैटेलाइट्स के हिसाब से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था और अगर ऐसा रियल में हुआ होता तो सैटेलाइट्स में भी कुछ ना कुछ कैप्चर तो जरूर होता। आगे हम ओगी को उसकी कंपनी में देखते हैं जहां उसके बनाए हुए नैनो फाइबर्स को टेस्ट किया जा रहा है। टेस्ट सक्सेसफुल होते ही वो काम बंद करने के लिए कहकर वहां से चली जाती है जिसके बाद उसे काउंटडाउन दिखना बंद हो जाता है। ऑफिस के बाहर उसे दाशी मिलता है और ओगी को पता चलता है कि दाशी भी काउंटडाउन के बारे में जानता है। तीन पास्ट में स्विच होता है जहाँ 1968 चाइना के मिलिट्री बेस में एक बार फिर से ट्रांसमिशन किया जा रहा है यानी कि यूनिवर्स में मैसेज भेजा जा रहा है। वेंजी चीफ इंजीनियर से कहती है कि उनका सिग्नल बहुत कमजोर है और इसे यूनिवर्स में कोई नहीं सुन पाएगा। वेंजी उसे एक रियल इवेंट एग्जांपल देकर समझाती है कि वो सूरज को एक एम्पलीफायर या सुपर एंटीना की तरह यूज कर सकते हैं। अगर वो अपना ट्रांसमिशन सन की तरफ करते हैं तो सूरज उसे रिफ्लेक्ट करेगा और उनके सिग्नल को कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। चीफ इंजीनियर इसे अपना आइडिया बताकर कामिसार को एक्सप्लेन करता है। कामिसार आइडिया चेक करने के लिए वेंजी को बुलाते हैं जो चुपचाप इसे अप्रूव कर देती है, लेकिन कामिसार इस पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया और माओ की पार्टी को पता चल गया तो उन्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी, इसलिए ट्रांसमिशन सूरज की तरफ नहीं किया जाएगा। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। इसका रीजन ये था क्योंकि कल्चर रिवॉल्यूशन के टाइम पर पार्टी के लीडर माओ को रेड सन से कंपेयर किया जाता था और सन की तरफ कोई एक्शन करना उनका अपमान माना जाता था। देन अगले सीन में हम वेंजी को ट्रांसमिशन से पहले एंटीना डिश को सूरज की तरफ घुमाते हुए देखते हैं और ट्रांसमिशन सक्सेसफुल होता है। सीन प्रेजेंट में स्विच होता है जहां दाशी और ओगी उस रात की फुटेज देखते हैं जहां ओगी को वो लड़की काम बंद करने के लिए कहती है, लेकिन फुटेज में ओगी अकेली होती है, उसके साथ कोई लड़की नहीं होती। लेकिन दाशी कहता है कि उसे ओगी की बात पर यकीन है क्योंकि फुटेज में ओगी की सिगरेट अचानक से जल जाती है, मतलब कि लड़की को फुटेज से किसी ने गायब किया है। लेकिन फुटेज को बदला गया है या उससे छेड़छाड़ हुई है, इस बात के कोई सबूत नहीं होते। दाशी ओगी को ये भी बताता है कि वो काउंटडाउन उसके अलावा और भी साइंटिस्ट को दिखता था जो ओगी की तरह उनके काम छोड़ने पर या उनकी मौत के साथ बंद हो गया। देन आगे हम जिनको हेडसेट पहनकर गेम में एंटर करते देखते हैं। लेवल 1 में चाइना के किसी प्राचीन समय में पहुंच जाती है। वो गेम एकदम रियलिटी की तरह दिखता है जैसे जिन वहाँ सच में हो। वहाँ की हवा, मिट्टी, ठंड, उसे हर चीज फील होती है। गेम में एक आदमी जो वहाँ के राजा का एडवाइजर होता है एक छोटी लड़की के साथ आता है और जिनसे कहता है कि ये सभ्यता 137 है और उन्हें बताना है कि अगला युग शांति युग होगा या अफरा तफरी युग होगा। जीन उन्हें गेम के AI कैरेक्टर समझती है। अभी वहाँ अचानक तेज धूप निकलती है और वे तीनों एक पत्थर के पीछे छिपते हैं, लेकिन पत्थर के पीछे कम जगह होने की वजह से उस छोटी लड़की को बाहर धूप में निकलना पड़ता है। वो लड़की खुद को धूप में डिहाइड्रेट कर लेती है, यानी सुखा लेती है। एडवाइजर जिनको बताता है कि वो मरी नहीं है बल्कि शांति युग में उसे पानी में डालकर डिहाइड्रेट करके जिंदा किया जाएगा और इसी तरह वहाँ के लोग अफरा तफरी युग में जिंदा रहते हैं। देन जिन जैक के पास आती है और उसे गेम हेडसेट के बारे में सब बताती है और जैक हेडसेट पहनकर गेम में एंटर करता है, लेकिन तभी वहाँ एक तलवार वाली
वाली लेडी आती है और जैक को ये कहकर मार देती है कि उसे इनवाइट नहीं किया गया और दासी सैटेलाइट के थ्रू जिन और जैक की सारी बातें सुन रहा होता है। दासी अपनी वाइफ की कब्र पर विजिट करने कब्रिस्तान जाता है जहाँ उसे वही लड़की मिलती है जो ओगी को मिली थी। वो दासी से कहती है कि वो अपने पिता की कब्र पर आई है और हम सब कितने कमजोर हैं जैसी अजीब बातें करती हैं। देन दासी वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि उसके पिता की वहाँ कोई कब्र थी ही नहीं। आगे विल को पता चलता है कि उसे स्टेज 4 कैंसर है और उसके पास सिर्फ कुछ ही महीनों का टाइम है। वो ये बात जैक को बताता है जिससे जैक बहुत इमोशनल हो जाता है। आगे जैक को उसके घर पर जिन जैसा ही एक गेम हेडसेट मिलता है जिसे पहनकर वो गेम में एंटर करता है। अगले सीन में हम जिन को गेम में देखते हैं जो एक पिरामिड में एंटर करती है। पिरामिड के अंदर वही एडवाइजर होता है जो सम्राट के सामने कुछ लकड़ियां बिछाकर भविष्यवाणी करता है कि 8 साल बाद शांति युग शुरू होगा और 63 सालों तक चलेगा। लेकिन जिन सम्राट से कहती है कि उसकी कैलकुलेशन बेकार है, वो सिर्फ तुक्का लगा रहा है क्योंकि उसकी कैलकुलेशन में फिजिक्स या साइंस के कोई भी कॉन्सेप्ट और रूल्स फॉलो ही नहीं किए गए। एडवाइजर जिन को जमीन पर हाथ रखने के लिए कहता है जिससे टाइम बहुत तेज स्पीड में चलने लगता है और 8 दिन कुछ ही सेकंड्स में बीत जाते हैं। एडवाइजर की बात मानकर सम्राट इसे शांति युग मानते हैं और सभी डिहाइड्रेट लोगों को पानी में डलवाते हैं जिससे सभी डिहाइड्रेट लोग पानी में रिहाइड्रेट होकर जिंदा हो जाते हैं। जिन उस छोटी बच्ची को भी पानी में डालती है और वो जिंदा हो जाती है। तभी अचानक जिन आसमान में सूरज को दूर जाते हुए देखती है और वहाँ एक बर्फीला तूफान आ जाता है जिसमें सब जमकर मर जाते हैं। तभी वहाँ तलवार वाली लेडी आती है और जिनसे कहती है कि सभ्यता 137 भयंकर ठंड की वजह से खत्म हो गई और जिन्होंने नहीं बचा पाई और उसे लेवल 2 में साइंस का यूज करके अगली सभ्यता को बचाना होगा। आगे दाशी वेड को बताता है कि इससे पहले 1977 में अमेरिका की ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के लोगों ने भी 72 सेकंड के लिए इसी तरह सितारों को झपकते हुए देखा था, जिसे देखकर यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट ने ये कहा था कि शायद ये एलियंस का कोई मैसेज है, लेकिन कोई उसे डिकोड नहीं कर पाया। और ओहियो स्टेट के बाहर ये सिग्नल चाइना की एक लेबोरेटरी के अलावा और किसी को नहीं मिला। आगे दाशी कहता है कि 1977 में माइक इवांस भी चाइना में रहता था। सीन पास्ट में स्विच होता है और 1977 चाइना में वेंजी पहली बार माइकल इवांस से मिलती है। माइक वेंजी से कहता है कि वो वहाँ एक पक्षी की सब स्पीसीज बचाने की कोशिश कर रहा है जो लुप्त होने वाली है, जिसके लिए वो अपनी पूरी जिंदगी वहाँ रह सकता है। आगे वो कहता है कि हर साल 10,000 स्पीशीज लुप्त हो जाती हैं सिर्फ इंसानों के लालच की वजह से। वेंजी उसे बताती है कि वो वहाँ लेबोरेटरी बनाने के लिए साइट देखने आए हैं, जिस पर माइक उन पर भड़क जाता है। जाते वक्त वेंजी माइक के पास वही लोस्ट स्प्रिंग बुक देखती है और उसकी एक लाइन कहती है कि नेचर नथिंग एग्जिस्ट अलोन। और आगे वो माइक से कहती है कि वो वहाँ लेबोरेटरी बनने से रोकने की कोशिश करेगी। देन वेंजी चीफ इंजीनियर से जंगल वाली साइट को ना चुनने के लिए बहस भी करती है, लेकिन वो समझ जाता है कि वो माइक की हेल्प करने के लिए उस साइट को रिजेक्ट कर रही है और वो जंगल वाली साइट को ही लेबोरेटरी बनाने के लिए चुनता है। आगे वो वेंजी को बताता है कि वहाँ कुछ नए लोग काम करने आए हैं, जिनमें से एक लड़की वही रेड गार्ड होती है जिसने वेंजी के पिता को मारा था। वेंजी उससे मिलने जाती है और वो लड़की वेंजी से कहती है कि उसे जटाई को मारने का कोई अफसोस नहीं, अगर उसे मौका मिलेगा तो वो दोबारा ऐसा ही करेगी। देन हम वेंजी को लेबोरेटरी में देखते हैं जहाँ उसे एलियंस की तरफ से एक मैसेज मिलता है जिसमें एक वार्निंग लिखी होती है कि मैसेज का रिप्लाई मत करना, मैं यहाँ का शांति प्रिय नागरिक हूँ और तुम लकी हो कि ये मैसेज मुझे मिला है, और अगर तुमने मैसेज का रिप्लाई किया तो हम तुम्हारी दुनिया में आएंगे और उस पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन वेंजी रिप्लाई करती है और लिखती है कि आ जाओ, हम खुद को नहीं बचा सकते, मैं ये दुनिया जीतने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। और दूसरा एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत स्विट्जरलैंड से होती है जहाँ एक और साइंटिस्ट ने सुसाइड कर लिया है और दाशी को उसके घर पर जिन जैसा ही गेम हेडसेट मिलता है। देन हम पांचों दोस्तों को जैक के घर पर देखते हैं जहाँ ओगी को जैक के रूम में गेम हेडसेट मिलता है जिसे पहनकर वो गेम में एंटर करती है, लेकिन गेम में तलवार वाली लेडी उसे मार देती है। वो जैक से उस गेम हेडसेट के बारे में पूछती है जिस पर जिन कहती है कि वेरा उसे खेला करती थी और जैक कहता है कि बिना इन्विटेशन के उस गेम को नहीं खेल सके। वो गेम हेडसेट उसे उसके घर पर मिला था और उसके घर के किसी भी कैमरे में ये कैप्चर नहीं हुआ कि आखिर वो गेम अंदर आया कैसे। सोल कहता है कि तारों का झपकना, ओगी का काउंटडाउन और ये गेम एक जैसे ही हैं, सब वर्चुअल रियलिटी है लेकिन बिल्कुल रियल लगते हैं। आगे सोल कहता है कि ये गेम हमारे सारे सेंसेस को कंट्रोल करता है और हो सकता है वेरा ने इसी की वजह से सुसाइड किया हो। ओगी जैक और जिन से ये प्रॉमिस भी लेती है कि वो ये गेम नहीं खेलेंगे। देन अगले सीन में जैक और जिन लेवल 2 को डिस्कस करते हैं और दाशी उन पर नजर रखता है
जिसके बाद वो दोनों एक साथ लेवल 2 में एंटर करते हैं, जिसमें वो इंग्लैंड में पहुंचते हैं जो लेवल 1 की सभ्यता से ज्यादा डेवलप है। जिन और जैक राजा के पैलेस में जाते हैं, जहाँ जिन उन्हें एक्सप्लेन करती है कि ये एक 3 सूरज वाला प्लेनेट है और जब ये प्लेनेट सिर्फ एक सूरज का चक्कर लगाता है तो वो शांति युग होता है, लेकिन जब कोई दूसरा सूरज इसे अपनी तरफ खींचता है तो प्लेनेट ग्रेविटी की वजह से इधर उधर घूमता रहता है, जो अफरा तफरी युग होता है। लेकिन राजा जिन की बात नहीं मानते और अचानक आसमान में 3 सूरज आने की वजह से सब जल जाता है। देन वहाँ तलवार वाली लेडी आती है और उनसे कहती है कि सभ्यता 152 आसमान में 3 सूरज होने के कारण जल गई, लेकिन जिन और जैक सही थे इसलिए वो अगले लेवल में जाएंगे। आगे दाशी वेड को बताता है कि जिन और जैक की बातों से उसे पता चला है कि इस गेम में एक से ज्यादा सूरज है जो किसी इमेजिनरी प्लेनेट के आसपास चक्कर लगाते हैं और गेम में उन्हें एक छोटी लड़की को भी बचाना है। और वेड समझ जाता है कि जिसने भी ये गेम बनाया है वो इंटेलिजेंट इंसानों को रिक्रूट कर रहे हैं। ओगी अपना काम शुरू करने का डिसाइड करती है, लेकिन जैसे ही वो स्टार्ट करती है उसे फिर से काउंटडाउन दिखने लगता है और वो अपना काम फिर बंद कर देती है। जिन और जैक लेवल 3 में एंटर करते हैं जो पिछले 2 लेवल से ज्यादा डेवलप है। जिन ग्रेट खान को बताती है कि ये एक 3 बॉडी प्रॉब्लम है, क्योंकि अंतरिक्ष में हम इन 3 सूरज की चाल को ज्यादा देर तक नहीं जान सकते और इसलिए इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन ग्रेट खान के एडवाइजर उनके सिपाहियों को कंप्यूटर की तरह यूज करते हैं और अपनी कैलकुलेशन से शांति युग बताते हैं। जिन कहती है कि ये कैलकुलेशन गलत है क्योंकि उनके पास सूरज की चाल की शुरुआती रीडिंग्स नहीं है। जिन जमीन पर हाथ रखती है जिससे टाइम आगे की तरफ बढ़ने लगता है और अचानक आसमान में 3 सूरज एक लाइन में आ जाते हैं और सन्स की ग्रेविटी सबको अपनी तरफ खींच लेती है। और जिन समझ जाती है कि उनका मकसद 3 बॉडी प्रॉब्लम को सोल्व करना नहीं बल्कि गेम के लोगों को बचाना है। देन तलवार वाली लेडी आती है और बताती है कि सभ्यता 184 भी खत्म हो गई, लेकिन जिन ने गेम का असली मकसद पहचान लिया है इसलिए वो लेवल 4 में जाएंगे। एक आदमी इस गेम को कंप्यूटर में देख रहा होता है जो माइक के पास आकर कहता है कि जिन और जैक उनके 2 नए कैंडिडेट्स हैं और माइक उन्हें लंदन की मीटिंग का इनविटेशन भेजने के लिए कहता है। आगे माइक किसी को ऑडियो स्पीकर पर हैंसल और ग्रेटल की स्टोरी सुना रहा होता है जिसे वो लोड कहता है। स्पीकर से एक लेडी की आवाज आती है जो कहती है कि स्टोरी में हैंसल डरता है तो ग्रेटल क्यों नहीं, क्या सब अलग अलग डर महसूस करते हैं? जिस पर इवांस हाँ कहता है। इस पर वो लेडी कहती है कि हम सब तो एक साथ डर महसूस करते हैं। इस सीन से हमें पता चलता है कि माइक इवांस एलियन से बात करता है जिन्हें वो लोड बुलाता है और एलियंस इन स्टोरीज के थ्रू इंसानों का दिमाग और उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगले सीन में जिन और जैक लेवल 4 का इनविटेशन मिलने पर बताए गए एड्रेस पर जाते हैं जहां उन्हें वही लड़की मिलती है जो ओगी और दाशी को मिली थी और उसका नाम ताटियाना होता है। ताटियाना उन्हें गेम हेडसेट करने को कहती है और वो दोनों लेवल 4 में एंटर करते हैं। गेम में उन्हें तलवार वाली लेडी और छोटी लड़की मिलती है और तलवार वाली लेडी उनसे कहती है कि तुम सही थे, 3 बॉडी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि कोई कंप्यूटर 3 सूरज की चाल नहीं बता सकता और ऐसे सिस्टम में हर सभ्यता खत्म हो जाएगी। छोटी बच्ची जमीन पर हाथ रखती है और उनकी दुनिया की बनती और खत्म होती सभ्यताओं को दिखाती है। आगे वो लेडी कहती है कि इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही हल था, एक नया घर ढूंढना, और जब उन्हें पृथ्वी से सिग्नल मिला तो उन्हें नया घर मिल गया। वो 1000 बड़े शिप्स के साथ पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं क्योंकि पृथ्वी उनकी सभ्यता 1478 की आखिरी उम्मीद है। ज्यादातर पीछे छूट जाएंगे लेकिन एक बचा तो सब बचेंगे। वो हेडसेट उतारते हैं और ताटियाना उन्हें बताती है कि वो एलियंस को शांति बुलाते हैं क्योंकि उन्हें पहला मैसेज चाइना से मिला था और चाइनीज में शांति का मतलब होता है 3 बॉडी, मतलब कि 3 बॉडी सिस्टम में रहने वाले लोग। शांति ने ये गेम इंसानों को उनकी कहानी बताने के लिए बनाया है। वो वहाँ से निकल चुके हैं और पृथ्वी से 4 लाइट ईयर्स दूर है, मतलब उन्हें पृथ्वी पर पहुँचने में 400 साल लगेंगे। जिनको ताटियाना की बातों पर भरोसा होता है लेकिन जैक उसे पागल कहकर वहाँ से चला जाता है। ताटियाना जिनको एक इनविटेशन कार्ड देकर मीटिंग में बुलाती है जहाँ उसके जैसे और भी कैंडिडेट्स आने वाले हैं। जैक अपने रूम में आता है जिसकी ट्रांसपेरेंट वॉल है जहाँ ताटियाना उसे मार देती है। डासी उसकी सेफ्टी के लिए उस पर बाहर से ही नजर रखता है बट उसे रूम खाली ही नजर आता है और ताटियाना घर के कैमरे से भी गायब हो जाती है और तीसरा एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत पास्ट में लंदन 1982 से होती है जहाँ माइक वेंजी से मिलने आता है। वेंजी उसे बताती है कि माओ मर चुका है, यानी कि कल्चर रिवॉल्यूशन का दौर खत्म हो गया है और अब वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। आगे वो कहती है कि वो ये भी जानती है कि उसके पिता के जाने के बाद अब वही ऑयल कंपनी का मालिक है, जिस पर माइक कहता है कि उसके लिए कुछ नहीं बदला और वो उस बड़ी स्पीशीज को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी झोपड़ी में बिता सकता था। देन वेंजी उसे बताती है कि उसने चाइना के लेबोरेटरी में एलियंस को मैसेज भेजा था। सीन प्रेजेंट में स्विच होता है जहाँ सबको जैक की मौत का पता चलता है। वेड जिनका इनविटेशन कार्ड देकर उसे बताता है कि वो चाहते हैं कि तुम उनके लिए काम करो। देन आगे वो जिनसे कहता
है कि वो मीटिंग में जाए और शांति के फॉलोवर्स को पकड़वाने में उनकी हेल्प करे। देन दाशी वेड को बताता है कि उसे माइक इवांस का पता चल गया है। वो एक बहुत बड़े शिप में समुद्र के बीच में है, जिसमें शायद हजारों लोग रहते होंगे। देन हम समुद्र में माइक को उसकी शिप पर देखते हैं, जहाँ शांति इवांस को बताती है कि उसकी मीटिंग का पता उसके दुश्मनों को लग चुका है और शांति उन्हें उनके दुश्मनों से प्रोटेक्ट करेगी। आगे इवांस शांति को रेड राइडिंग हुड की कहानी सुनाता है, जिसमें भेड़िया लड़की की दादी बनकर उसे धोखा दे रहा है। इस सीन से हमें पता चलता है कि शांति झूठ नहीं बोल सकते, उन्हें पता ही नहीं कि झूठ होता क्या है और न ही एक दूसरे से कुछ छुपा सकते हैं। और जब उन्हें समझ आता है कि इंसान झूठ बोल सकते हैं और धोखा दे सकते हैं, तो वो उन्हें खतरनाक समझने लगते हैं और वो माइक से कहते हैं कि वो इंसानों पर भरोसा नहीं कर सकते और न ही उनके साथ रह सकते हैं। उन्हें इंसानों से डर लगता है और वो माइक से बात करना बंद कर देते हैं, जिससे माइक बहुत दुखी हो जाता है और उनसे कहता है कि उस पर भरोसा करें, लेकिन शांति से उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। और यहाँ से हमें हिंट मिलता है कि शांति तय कर चुके हैं कि इंसानों को कंट्रोल करना या उन्हें खत्म करना ही उनके लिए सही होगा। देन वेंजी ईटीओ मीटिंग में जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वेंजी इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर और को ओनर है। वेंजी अपनी स्पीच देने स्टेज पर जाती है और कहती है कि मैंने अपने यंग डेज में लोगों को तरक्की के नाम पर क्रूरता करते देखा है और इतने सालों बाद अभी भी हम इस दुनिया और एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं। हमें बचाने के लिए शांति आ रहे हैं, जो हमसे ज्यादा डेवलप हैं, जो हमें सिखाएंगे कि हमें कैसे जीना है। दाशी और वेड ये सब सुन रहे होते हैं, जिसके बाद दाशी अपनी टीम को लेकर उन्हें पकड़ने जाता है। वेंजी सबसे कहती है कि सब शांत रहें, ये लॉर्ड की मर्जी है और वो हमें बचाएंगे। लेकिन ताटियाना समझ जाती है कि जिन ने दाशी और उसकी टीम की यहाँ पहुँचने में हेल्प की है और वो जिन को शूट करने की कोशिश करती है और जिनको बचाने के लिए दाशी ताटियाना के पैर पर गोली मारता है, जिससे दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है और कई लोगों की जान चली जाती है। इसके बाद सबको अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन ताटियाना वहाँ से बचकर निकल जाती है। आगे जिन को विल का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि उसने समुद्र के किनारे एक कॉटेज किराए पर लिया है, जहाँ वो जिन को भी आने के लिए इनवाइट करता है और जिन उसे एलियंस और वेंजी के बारे में सब कुछ बताती है। सीन पास्ट 1984 में स्विच होता है और हम ओशियन में जजमेंट डे शिप को देखते हैं, जिस पर एक बड़ा एंटीना डिश लगा हुआ है। माइक वेंजी को शिप पर अपना ट्रांसमिशन सेंटर दिखाता है और उसे बताता है कि शांति उससे बात करना चाहते हैं और वो यहाँ आ रहे हैं। सीन प्रेजेंट में स्विच होता है, जहाँ वेंजी वेड से कहती है कि जो हुआ है लॉर्ड की मर्जी से हुआ है और तुम उन्हें नहीं रोक पाओगे। और यहाँ पर 4th एपिसोड एंड हो जाता है। तो जिन्हें पार्टिकल एक्सीलरेटर नहीं पता, तो पार्टिकल एक्सीलरेटर एक मशीन होती है जिसमें बहुत ही छोटे पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, उन्हें इस पार्टिकल एक्सीलरेटर मशीन में डालकर बहुत तेज स्पीड दी जाती है और फिर उनकी आपस में टक्कर कराई जाती है, जिससे वो टूट जाते हैं और ये पता चलता है कि वो किससे बने हैं। और ये एक्सपेरिमेंट्स आगे कई रिसर्च में काम आते हैं। सीरीज में जब भी साइंटिस्ट पार्टिकल पर काम करते हैं, तो उन्हें हर बार सेम एक्सपेरिमेंट के अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। जैसे कि मान लो हम कोई कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं और हर बार हम उसमें सेम डिजिट 2+2 डाल रहे हैं, लेकिन कैलकुलेटर हर बार आंसर अलग दिखा रहा है, जिससे हम मैथ्स पर डाउट करेंगे और उसे अनरिलायबल समझने लगेंगे। और उसी तरह सीरीज में साइंटिस्ट भी साइंस को अनरिलायबल समझने लगते हैं। गेम से हमें शांति की दुनिया और उनके प्लेनेट के बारे में पता चलता है, लेकिन साथ ही उनके बारे में भी कुछ बातें पता चलती हैं। सबसे पहली बात कि वो इंसानों की तरह नहीं दिखते। उन्होंने इंसानों के कन्वीनियंस के लिए गेम में अपना रूप इंसानों जैसा बनाया है। दूसरा कि वो इंसानों की तरह झूठ नहीं बोल सकते और ना ही किसी को धोखा दे सकते हैं, बिल्कुल पीके की तरह। और तीसरा कि वो जरूरत पड़ने पर अपने आप को डिहाइड्रेट करके सुखा सकते हैं और रिहाइड्रेशन से जिंदा भी हो सकते हैं। और मैं भी शांति चाहते तो वेड और दाशी को मीटिंग में इंटरफेयर करने से रोक सकते थे, लेकिन वो माइक की ऑर्गेनाइजेशन का साथ छोड़ चुके होते हैं, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करते। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं सीरीज के पार्ट 2 में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी काइंड।